स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शुफ्ता फ्रॉम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोपैथोलॉजिकल इंसाइट इनटू मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज़. नेक्स्ट कीजिएगा. So it is not only about histopathology. I will start from its background. What is metabolic dysfunction associated fatty liver disease, and what was its previous nomenclature, and why the name was changed into new terminology, metabolic dysfunction associated fatty liver disease, and what is primary and secondary metabolic fatty liver disease, what can be the risk factors for metabolic dysfunction associated fatty liver diseases, and what can be the indications for liver biopsy. What is histopathology, including gross and microscopic findings, and we will discuss about prevalence, outcomes and complications of MAFLD. ओके, मैं इसे जानना चाह रही थी मेडिकल ऑफिसर्स, SMOs, कि अगर आपके माइंड में हो कि जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ है, इसको पहले क्या कहा जाता था, इसका प्रीवियस नोमेनक्लेचर आपके माइंड में कुछ हो? नहीं? चलें, इसको हम पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे दैट वाज कॉल्ड NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. तो इसका जो नेम है वो चेंज किया गया इनटू मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ में, क्योंकि बहुत सी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि जो NAFLD है, ये जो टर्म है वो सिर्फ एम्फेसाइज करती है यूज़ ऑफ अल्कोहल. ये अल्कोहल से एसोसिएटेड नहीं है, तो लोग ये समझते हैं कि बस ये डिज़ीज़ यहीं तक लिमिटेड है, लेकिन इसमें इनफैक्ट बहुत से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से ये टर्मिनोलॉजी चेंज की गई और कहा गया कि इट शुड बी कॉल्ड एज मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़. सो ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है डिजीज़ को एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंड इट इज़ अ basically associated with metabolic dysfunction like type 2 diabetes, rheumatoid arthritis and chronic kidney diseases. In fact, these are complications of metabolic associated fatty liver diseases. So main risk factor associated with MAFLD is basically type 2 diabetes mellitus. It is main. Next कीजिएगा. So this is a article basically which describes that non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD should be called as metabolic associated fatty liver disease. क्योंकि वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो है इसमें अल्कोहल की तो एसोसिएशन है नहीं, तो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ की गई ताकि लोगों को एसोसिएशन पता चल सके कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड है, MAFLD से एसोसिएटेड है. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड FLD. अब इसमें ये बता रहे हैं कि देखिए एक नॉर्मल लीवर है, अगर उसमें MAFLD की चेंजेस आती हैं तो फर्दर क्या हो सकता है. इसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक तो ये नैश में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा है कि नॉन नैश. नॉन नैश मीन्स कि सिंपल स्टीटोसिस है, सिर्फ फैटी चेंज है. नैश मीन के साथ में हेपेटाइटिस भी डेवलप हो रहा है. तो ये जो दो चेंजेस हैं ये हो सकती हैं MAFLD में. अब इसमें बता रहे हैं कि जो नॉन नैश है, जिसमें सिर्फ फैटी लिवर होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता, इससे डायरेक्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेवलप हो सकती है. और जो नैश है, नैश में क्या होगा, नैश क्योंकि ज़्यादा डेंजरस है, नैश जो है डायरेक्ट हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी डेवलप हो सकता है और सिरोसिस में भी डेवलप हो सकता है. एंड सिरोसिस कैन लीड डायरेक्टली इनटू लीवर फेलियर और डायरेक्टली इनटू हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. नेक्स्ट कीजिएगा. ओके, रीसेंट जो एनालिसिस किया गया है, रीसेंट जो स्टडीज़ हैं, उनमें ये बताया गया है कि जो MAFLD पेशेंट्स हैं वो बहुत मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हैं. उनमें डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. उनमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ जैसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है. नेक्स्ट कीजिएगा. अच्छा, अब इसमें फर्दर टाइप्स हैं. इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी. जो प्राइमरी है इट इज़ एसोसिएटेड विद ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है बेसिकली ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, दिस इज़ द मेन फैक्टर फॉर MAFLD, इवन हाइपरटेंशन. सेकेंडरी में बेसिकली कासेज आती हैं जो आउटसाइड लीवर होती हैं, लाइक हेपेटाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी लाइक मीथोट्रिक्सेट, मीथोट्रिक्सेट हो गया, अमायोडोन. ये जो ड्रग्स हैं ये भी लीवर इंजरी काज करती हैं, जो नैश काज करती हैं, फिर नैश से डायरेक्ट सिरोसिस एंड लीवर फेलियर. नेक्स्ट कीजिएगा. These are risk factors which I told you. These can be type 2 diabetes mellitus, excessive fat and high caloric intake,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है और आप फैट लिए जा रहे हैं तो इट कैन लीड टू डेथ इनटू MFLD और सिंपल फैटी लिवर। जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स, ड्रग्स मैंने आपको बताया, अमायोडरोन, मिथोट्रिक्सेट एंड स्टीरॉइड्स इवन, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B एंड C। हमारी जो गट है इसमें माइक्रोबायोटा का एक कंपोजिशन है जिससे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हेल्दी रहता है। अगर ये मेटाबॉलिज्म जो ये कंपोजिशन है माइक्रोब्स की, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो इससे मेटाबॉलिज्म काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, देन इट कैन लीड टू फैटी लिवर। नेक्स्ट, अच्छा अब ये जो है बेसिकली इंडिकेशंस फॉर लीवर बायोप्सी, ये कि लीवर बायोप्सी क्यों ज़रूरी है। लीवर बायोप्सी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम नैश को डायग्नोज कर सकें, टू डायग्नोज नैश, ताकि क्योंकि नैश भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास जो बायोप्सी आनी चाहिए लीवर की, इसमें हमारे लिए जो हम रिक्वायर करते हैं बेसिकली, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक तो ये कि जो फ्रेश सैंपल हो और वो नॉर्मल सेलाइन में आना चाहिए, और मिनिमम 3 कोर्स हमारे पास आनी चाहिए। उसमें बेसिकली ये होता है कि हमने 6 पोर्टर ट्रैक्स को विजुअलाइज करना है ताकि हम नैश पे कमेंट कर सकें कि नैश है या नहीं। तो मिनिमम 6 पोर्टर ट्रैक्स शुड बी विजिबल। कॉपर एनालिसिस के लिए पीड्स में ख़ास तौर पर जब हमारे पास बायोप्सीज़ आती हैं विल्सन डिजीज़ के लिए, तो विल्सन डिजीज़ के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि जो कॉपर स्टडीज़ हैं उनके लिए आपने बायोप्सीज़ मॉइस्चर स्टीराइल पेपर में सेंड करनी है। इट शुड बी नॉट फ्लोटिंग इन नॉर्मल फिक्सेटिव, फॉर्मलिन फिक्सेटिव, अल्कोहल और सलाइन। नेक्स्ट, ओके, हिस्टोपैथोलॉजी हम जो बेसिकली ग्रॉस में और माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, ग्रॉस में देखेंगे कि आइदर जो लीवर है वो फैटी है, उस पर नोड्यूल्स जो हैं माइक्रो नोड्यूल्स हैं, मैक्रो नोड्यूल्स हैं। अब जो इसको बेसिकली हम जो माइक्रोस्कोपी में देख रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस पे हमने कमेंट करना है। हिस्टोपैथोलॉजी में बेसिकली एक ये कि जो मैंने आपको बताया जैसे नैश है, नैश कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस, इवन हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। स्टीटोसिस जो है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, आइदर इट वुड बी मैक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस इफ इट इज़ मोर देन 5% ऑफ हिपेटोसाइट्स, और इट कैन बी माइक्रोवेजिकुलर। It means if there are minimal steatosis less than 5%, it would be microvesicular. Macrovesicular would be more than 5% of hepatocytes would be suffering. फर्दर हम डिजीज़ सेवेरिटी देखते हैं एक्टिविटी और स्टेज पे। एक्टिविटी और स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस हमने कैलकुलेट करना होता है। एक्टिविटी ग्रेड इज असेस्ड बाय यूज़ ऑफ 3 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट कीजिएगा। एक्टिविटी बेसिकली हमने स्टीटोसिस, लोबुलर इन्फ्लेमेशन और बैलूनिंग डिजेनरेशन की बेस पे हमने एक्टिविटी को असेस करना होता है नैश में। स्टीटोसिस की फर्दर स्कोरिंग है कि 0 स्कोर हम कब करेंगे, जब लेस देन 5% हमें स्टीटोसिस मिलेगा। इस तरह 1, 2, 3 जो है वो इंक्रीजिंग सेवेरिटी की बेस पर है। लोबुलर इन्फ्लेमेशन भी इसी तरह से है कि अगर 1 स्कोर हम करेंगे तो हमें उसमें लेस फोकाई मिलते हैं, 3 पर जाके बहुत ज़्यादा फोकाई मिलते हैं। ये मैं अभी आपको हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड्स दिखाऊंगी तो उस पर ज़्यादा अच्छा आपको एलाबोरेट होगा। नेक्स्ट है बेलोनिंग डिजेनरेशन। बेलोनिंग डिजेनरेशन भी ऐसे ही है, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। मीन के 0 पे नन है, 1 पे फ्यू हमें मिलती है, 2 पे मैनी। नेक्स्ट, फिर आ जाता है फाइब्रोसिस। अच्छा, अब फाइब्रोसिस जो बेसिकली हमने असेस करना होता है, आपके माइंड में शायद हो, स्पेशली मेडिकल ऑफिसर एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, कि लीवर की जो हैं जोन्स होती हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जो जोन 1 है वो बेसिकली पोर्टर ट्रैक के अराउंड हम उसे कहते हैं जोन 1, और जो सेंट्रल वेन के अराउंड होती है वो होती है जोन 3। तो हमने असेस करना होता है कि पोर्टर ट्रैक के अराउंड एंड सेंट्रल वेन के अराउंड कितना फाइब्रोसिस है, तो हम फिर उसको फर्दर ग्रेड करते हैं। जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 इज़ पेरीवेन्युलर फाइब्रोसिस, मीन जोन 3 फाइब्रोसिस। इस तरह स्टेज 2 में पोर्टर ट्रैक इन्वॉल्व हो जाता है साथ। स्टेज 3 में ब्रिजिंग फाइब्रोसिस हो जाता है, लाइक पोर्टर ट्रैक और सेंट्रल वेन को जो कनेक्ट करता है, इट इज़ अ ब्रिजिंग फाइब्रोसिस। और जब ये फाइब्रोसिस ज़्यादा बढ़ता है तो ये स्टेज 4 सिरोसिस तक पहुँच जाता है। Next findings can be melody-dense bodies, glycogenated nuclei and giant mitochondria. These can be found. Next कीजिएगा। अच्छा, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा नॉर्मल लीवर है और कौन सा फैटी लीवर है, चल रहा है ना पता। देखिए वो नॉर्मल लीवर है और इसमें फैट एक्यूमुलेशन हो रही है, स्टीटोसिस, जो येलोइश आपको डिपॉजिट नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ फैट एक्यूमुलेशन। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है, इस पिक्चर में देखें जो सेंट्रल वेन है वो लेबल हुई हुई है और पोर्टर ट्रैक भी लेबल हुए हुए हैं। तो इस पिक्चर में स्टीटोसिस को ज़्यादा फोकस किया गया है। आपको नज़र आ रहा होगा जो लिपिड वैक्यूल्स हैं, दीज आर स्टीटोसिस। नेक्स्ट, ये जो एरो लगाया गया है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा, दीज आर द लिम्फोसाइट्स,
ठीक है, और बैकग्राउंड पे स्टीटोसिस भी है, बलूनिंग डिजनरेशन भी है। नेक्स्ट करें। अच्छा, स्पेशल स्टेन्स हम अप्लाई करते हैं। वैसे तो फैटी लीवर जो है इट इज़ अ HND डायग्नोसिस, बट समटाइम्स हमें स्टेन अप्लाई करने पड़ते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस फर्दर। जो फाइब्रोसिस को कंफर्म करने के लिए हम मैसन ट्राइकोम स्टेन का यूज़ कर सकते हैं, सीरियस रेड एंड एजन मेलरी। यूबिक्यूटिन जो है, यूबिक्यूटिन को स्टेन कर, यूबिक्यूटिन बेसिकली मेलरी डैंक बॉडीज़ को स्टेन करता है। इस तरह CK18 है, ये भी जो बैलून हिपैटोसाइट्स हैं उसमें एब्सेंट होगा, नॉर्मल हिपैटोसाइट्स को ये स्टेन करता है। तो ये बैलून हिपैटोसाइट्स में CK18 इज एब्सेंट। नेक्स्ट कीजिएगा। ये इसमें बेसिकली दिखाया हुआ है कि जो मैसन ट्राइकोम स्टेनिंग है वो कैसे फाइब्रोसिस को हाईलाइट करती है। मैसन ट्राइकोम स्टेन आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ब्लूइश से आपको फाइब्रोसिस नज़र आ रहा है ना, ब्लूइश सा, इट इज़ हाईलाइटेड बाय मैसन ट्राइकोम। सेंट्रल वेन के अराउंड सारा फाइब्रोसिस है। नेक्स्ट। अच्छा, ये CK18 है, ये एक मार्कर है जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये इसमें क्या होता है कि ये हाईलाइट करते हैं मेलरी डैंक बॉडीज़ को, जो कि स्टीटोसिस में बन जाती हैं। आपको एक एरो हेड नज़र आ रहा होगा, दीज आर मेलरी डैंक बॉडीज़ विच आर हाईलाइटेड बाय CK18। लेकिन जो ये एरो फुल नज़र आ रहा है आपको, ये शो कर रहा है कि ये बैलून हिपैटोसाइट्स हैं। बैलून हिपैटोसाइट्स में मेलरी डैंक बॉडीज़ जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है, मीन यहाँ स्टेन नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट। अच्छा, ये पिक्चर है बेसिकली ग्लाइकोजिनेटेड न्यूक्लियाई जो कि फैट की एक्यूमुलेशन में बन जाते हैं। ग्लाइकोजिनेटेड न्यूक्लियाई अगर आप देखें, जो बेसिकली ये पेल न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे होंगे कि न्यूक्लियस बिल्कुल अंदर से गायब है, सिर्फ एक हॉलो सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये PS पे अगर आप नीचे वाली छोटी पिक्चर देखें तो ये PS पे जो न्यूक्लियाई हैं ये पॉजिटिव होते हैं, मेजेंटा नज़र आ रहे हैं, जबकि ऊपर पेल हैं। नेक्स्ट। दिस इज़ अगेन फाइब्रोसिस मैसन ट्राइकोम स्टेन, इसमें शो किया गया है अराउंड सेंट्रल वेन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम प्रेवलेंस पे आते हैं कि हमारे यहाँ मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ कितनी कॉमन है। जो ग्लोबल इंसिडेंस है इट इज़ अबाउट 39%। हेपेटाइटिस B के साथ इसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30 to 40%। एंड देयर इज़ इंक्रीज प्रेवलेंस इन फीमेल्स, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है इसकी। अच्छा, अब एक कुछ पर्सन्स होते हैं जो बहुत लीन होते हैं मगर उनमें फैटी लिवर होता है, तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। हालांकि वो लीन होते हैं, थिन होते हैं, लेकिन उनमें फैटी लिवर होता है, जिसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो ऐसे पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं ना, वैसे तो उनको कोमोर्बिडिटी कोई नहीं होती, लेकिन उनमें एक कम्प्लिकेशन ज़रूर डेवलप हो सकती है। वो कम्प्लिकेशन जैसे सर ने बताया था कि CVS कम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में देर इज़ हाई एसोसिएशन विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस 51% बाय तासीर एट ऑल एंड 78.7% बाय राशिद एट ऑल। मीन के ये स्टडीज़ हैं जो शो कर रही हैं कि हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ से कितनी एसोसिएशन है इसकी। इस तरह ये भी एक डिफरेंट स्टडीज़ हैं। अब पहली जो स्टडी है जो कमल एट ऑल इन्होंने बताया कि फ़ीमेल में ज़्यादा इंसिडेंस है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड MFLE का, फीमेल्स की निस्बत 59%। अब जो ये दूसरी स्टडी थी ये वैगन ने अपने फ्रेंड्स के साथ जो की, इसमें इन्होंने दिखाया कि बहुत सारे पेशेंट्स, बेसिकली ज़्यादा पेशेंट्स उन्होंने ये थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा प्रेवलेंट था फीमेल्स में, और फीमेल्स में ही ज़्यादा एसोसिएशन पाई गई MFLE की 81.3%। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ इसकी बहुत एसोसिएशन है। इस तरह इन्होंने स्टडी किया गनी एट ऑल, इन्होंने 2017, ये थोड़ी पुरानी स्टडी है, इन्होंने बताया कि मेल में जो है इंसिडेंस ज़्यादा है 16.1% फीमेल्स की निस्बत, और उन्होंने ये बताया कि विद इंक्रीजिंग एज MFLE की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है विद इंक्रीजिंग एज। जैसे बताया कि मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज देर इज़ इंक्रीज इंसिडेंस 19.9% एंड लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज 8.7%। So then come to the outcomes. What can be the outcomes of the MAFLD? ये हमने डिस्कस किया कि these patients can develop end organ damage, cardiovascular disease, stroke, chronic kidney disease. These are all the complications of MAFLD. लीवर में सिरोसिस और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली नैश अगर हमें मिल जाता है ना बायोप्सी पे, एक पेशेंट है जिसकी बायोप्सी आई है MFLD के साथ, अगर हमें नैश मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चांस है उस पेशेंट में कि वो सिरोसिस और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है। मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट में ये है कि ओब्वियसली आप जो अंडरलाइन कंडीशन है इसको ट्रीट करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस।
ओबेसिटी और जो भी अंडरलाइन कंडीशन होगी, इवन कि ड्रग्स ले रहा है पेशेंट तो आप ड्रग जो है वो कम कर देंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे या उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। वेट लॉस, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज, ये हम इस पे फोकस करेंगे। विटामिन ई सप्लीमेंटेशन, क्योंकि विटामिन ई सप्लीमेंटेशन का ये होता है कि ये नैश को ट्रीट करने में किसी हद तक इफेक्टिव है, ऑन गोइंग लिवर इंजरी को ये ट्रीट करता है। नेक्स्ट, ओके, ये बेसिकली एक दो क्वेरीज हैं, ये अगेन मैं मेडिकल ऑफिसर और एसएमओ से पूछना चाहूँगी, आप काइंडली अगर इसको आंसर कर सकें, थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलें आप। 70 years old woman with a 10-year treatment history of rheumatoid arthritis shows elevated serum levels of enzymes EST 120, GHT 106, GGT 129. She is an occasional drinker and does not have any metabolic disorders. She is taking methotrexate, hepatitis virus B and C are negative, and anti-nuclear antibodies 160. Liver biopsy shows steatosis and inflammation. What should be done in the next diagnostic? अच्छा, अब आप इसमें देखें ना, पेशेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है, उसके जो एलएफटीज़ हैं वो भी स्लाइटली रेंज हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसको कोई नहीं है, वो मेथोट्रेक्सेट ले रही है, हेपेटाइटिस बी सी भी नेगेटिव है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी थोड़ी सी रेज है जो कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को शो करती है। अच्छा, नेक्स्ट ये नेक्स्ट नहीं करा। अच्छा, तो ये हैं ऑप्शंस, आप इसमें से आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि पेशेंट की ट्रीटमेंट को बेहतर मतलब पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा सके, मैनेज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टीरॉइड्स, ATP 7B जीन टेस्टिंग, ATP 7B जीन टेस्टिंग ये किसके लिए होती है? लेट मी थिंक। सेसेशन ऑफ मिथोट्रेक्सेट, ड्रग इंड्यूस्ड लिम्फोसाइट स्टिमुलेशन टेस्ट एंड सीरम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़। अच्छा, इसमें जो है ना, अच्छा ऑप्शन क्या होगा आपका, आंसर क्या होगा? सी, यस, मिथोट्रेक्सेट को हम इनहिबिट कराएंगे इस पेशेंट में। अच्छा, थोड़ा पीछे जाइएगा। इसमें जो ड्रग इंड्यूस्ड लिम्फोसाइट स्टिमुलेशन टेस्ट है ये हम किस लिए करते हैं? बेसिकली हम करते हैं ड्रग्स की एलर्जी को, जो ड्रग्स से जिनको एलर्जी होती है ये उसको डिटरमाइन करने के लिए है। और सीरम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल सीरम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ जो है वो बेसिकली प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में हम ये टेस्ट कराते हैं। ओके, नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, ये अगेन एक सिनेरियो है, आपके साथ भी आई थिंक मेडिकल ऑफिसर है, ज़रा प्लीज़। Which of the following is correct concerning the intracellular infiltration seen in the figure above? Actin positive, B option C KD negative, C related to viral infection, D specific for alcoholic liver damage, and E communicable. कि इसमें आपने देखा वो क्या था, HND पे क्या इसको लेबल किया गया था, स्लाइड किस चीज़ की थी? इट वाज मेलेडी डंक बॉडी, और मैंने आपको बताया कि मेलेडी डंक बॉडी के लिए हम कौन सा स्ट्रेन यूज़ करते हैं? यूबी ग्लूटेन, तो इसका आंसर बेसिकली बनता था यूबी। अच्छा, मैम अगर ये लोड करें मैं क्वेश्चन पूछ सकता जी हूँ? जी बिल्कुल। जो मुझे समझ आई है कि जो नैश है जिसमें हेपेटाइटिस होता है, so that is more sinister, risk of cirrhosis, risk of जी जी hepatocellular बिल्कुल। cancer as compared to simple fat which is steatosis. जो नैश की स्टेजेस है, स्टेज 0 to 5 फाइब्रोसिस को प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस की रिप्रेजेंटेशन की, एट व्हाट पॉइंट वो प्रिवेंटेबल है या रिवर्सिबल है? अगर कोई स्टेज सर देखिए, अगर स्कोर कम से कम होगा ना, लाइक मैंने बताया था, अगर 0 to 3 स्कोर हो, अगर स्कोर कम है तो वो आप, अगर स्कोर कम होगा तो चांसेस ज़्यादा है रिकवरी के। और वैसे जो नैश है ना उसको ट्रीट किया जा सकता है, अगर हम उसको अर्ली स्टेजेस पे ट्रीट करें, उसका स्कोर भी कम है। कोई 4 पे है या 5 है, वो 3 2 1 0% रिवर्स हो सकता है। यस, इट इज़ रिवर्सिबल। अगर ग्रेड बहुत ज़्यादा है, जैसे वो 8 तक भी जा सकता है, तो फिर वो उसके चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं उस हिसाब से। ओके सर, इसको नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, इसके आगे नेक्स्ट है। ओके, तो बेसिकली टेक होम मैसेज क्या है कि जो पेशेंट्स ओबीज हैं, दे आर हैविंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और एनी अदर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद MAFLD शुड हैव रेगुलर चेकअप, स्पेशली विद अल्ट्रासोनोग्राफी एंड लीवर फंक्शन टेस्ट, and they should be treated accordingly for metabolic disorders. Lifestyle changes should be adopted by them. उनको हमने लाइफस्टाइल उनके हमने चेंज करना है, एक्सरसाइज हमने उन्हें कहनी है कि करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी खाएं।
जो लास्ट चीज़ है गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज़ अ लीवर कोर बायोप्सी टू डायग्नोज अ नैश, ताकि हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें उसी स्टेज पे कि वो सिरोसिस की तरफ ना जाए और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेशन को रोका जा सके। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।